वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 1 मार्च 2024 और 1 मार्च 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस साल की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है सतत विकास के लिए विज्ञान। अब ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह जो दिन है वो रमन प्रभाव की खोज को समर्पित है। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक वैज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की है, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। इसी उपलक्ष्य में भारत में 1986 से हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनके काम के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए अब समझते हैं रमन प्रभाव क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें अलग अलग चीज़ों से टकराती हैं या उनमें से होकर गुजरती हैं, तो तरंगों के बिखरने के बाद उन पर व उनकी गति पर क्या असर होता है, उनकी खोज यह सब बताती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरण के मध्य का अध्ययन है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो उन्होंने क्या किया कि एक कोई भी माध्यम लिया, मान लो उन्होंने एक पॉलीथीन ली, उस पर किरणें टकराईं, उस पर प्रकाश की किरणें जब टकराईं तो वह किरणें किस तरीके से व्यवहार करती हैं, तो उन सब का अध्ययन उन्होंने रमन प्रभाव के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और विपक्षी नेता का नाम बताएं जिनकी अचानक मौत फरवरी 2024 में आर्कटिक जेल में हो गई। तो ये थे एलेक्सी नावल्नी और ये रूस में व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया किसी कारणवश। तो फरवरी 2024 की शुरुआत में आर्कटिक जेल में नावल्नी की अचानक मौत हो गई थी। सालों तक वे पुतिन के सबसे बड़े आलोचक थे। नावल्नी की पत्नी यूलिया नावल्नाया और पश्चिमी देशों ने उनकी मौत के लिए रूसी राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी मौत के बारे में बहुत सीमित जानकारियां ही जाहिर की गई हैं। शुरुआत में रूसी अधिकारियों ने नावल्नी के शव को उनकी मां ल्यूडिमिला को सौंपने से इनकार कर दिया था। उनके शव को 8 दिन बाद उनकी मां को सौंप दिया गया। अब रूस की बात करें तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और भारत के उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर ये इतना बड़ा, बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस दिखाई देता है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की करेंसी है रूबल। आपको बता दें कि रूस में व्लादिमीर पुतिन का इतना राजनीतिक दबदबा है कि विपक्ष में कोई भी पार्टी टिक नहीं पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताएं जिनका ऐलान पीएम मोदी ने किया। तो इस गगनयान मिशन के लिए प्रशांत बालकृष्ण नायर और अजीत कृष्णन तथा अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, इन चारों को गगनयान मिशन के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में होने की संभावना है। इन चारों को सिलेक्ट किया गया। तो इस सिलेक्शन की प्रक्रिया की बात करें तो इस मिशन का अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बड़ी संख्या में पायलट्स ने एप्लीकेशन दी थी, जिनमें से 12 ने सितंबर 2019 में पहले लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया था। उनमें से भी कई राउंड के सिलेक्शन के दौरान सिर्फ 4 को ही सिलेक्ट किया गया। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग हो कहाँ रही है? तो जून 2019 में इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी के बीच पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए एक समझौता हुआ था। इसके बाद इन पायलट्स को रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। यहाँ पर फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक इनकी ट्रेनिंग की गई। ये जो मिशन भेज रहा है भारत, गगनयान मिशन, इससे भारत को फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए, अगर गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की एक खास लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश केवल 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन। तो अगर भारत इसमें सफल होता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। गगनयान मिशन की बात करें तो इस अंतरिक्ष मिशन की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी। गगनयान अंतरिक्ष मिशन को 300 से 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा।
इस मिशन की कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ से भी कम होने की उम्मीद है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा, और विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो की 2 वाणिज्यिक शाखाएं हैं, एक का नाम है अंतरिक्ष और दूसरे का नाम है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है रंगपो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। इसमें सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसका कायाकल्प होगा। यहाँ आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब सिक्किम, तो ये देख सकते हैं मैप में सिक्किम का बॉर्डर 3 कंट्रीज़ के साथ लगता है। इसके पश्चिम में है नेपाल, पूर्व में है भूटान और उत्तर में है चीन। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिक्किम की जनजातियों की बात करें तो लेप्चा जनजाति, लिम्बू जनजाति और भूटिया जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। सिक्किम के लोक नृत्य हैं करगनोग, जो कि लेप्चा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ग्रेन कीपर लोक नृत्य, जो कि भूटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग का निधन हुआ है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत फरवरी 2024 में देश के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी, और इसी योजना के तहत सिक्किम में उस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया। तो इस योजना का नाम है अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना की बात करें तो इसे केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में लॉन्च किया था। इसके तहत देश भर के 1300 रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं जस्टिस AM खानविलकर, और इन्हें अभी हाल ही में नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। AN खानविलकर के बारे में बात करें तो जस्टिस AN खानविलकर साल 2016 से 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। वे कई संवैधानिक फैसले देने वाली बेंच का हिस्सा रहे। इनमें एक तो मुद्दा था समलैंगिकता अपराध की श्रेणी से हटाने वाला फैसला। उसके अलावा आधार की योग्यता का फैसला जिस निर्णय में दिया गया उसमें ये शामिल थे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको साल 2002 के गुजरात दंगों में क्लीन चिट देने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे थे। लोकपाल के बारे में बात करें तो लोकपाल एक एंटी करप्शन वैधानिक संस्था है। इस संस्था के अध्यक्ष को बोलचाल में लोकपाल ही कहा जाता है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष जस्टिस पिनाक चंद्र घोष थे। उनके रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति ने जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, और अब जस्टिस AM खानविलकर इसके अध्यक्ष बन गए हैं। आइए जानते हैं लोकपाल के काम और उनकी ताकत क्या है। तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रेड A, B, C, D श्रेणी के अफसर आते हैं। इसके अलावा लोकपाल किसी बोर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त संस्था के चेयरपर्सन, सदस्य, अफसरों और डायरेक्टर्स की भी जांच कर सकता है। लोकपाल केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG का प्रभारी महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं दलजीत सिंह चौधरी, और इन्हें अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रभारी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को NSG का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगर दलजीत सिंह की बात करें तो 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं ये। NSG भारत का आतंकवादी विरोधी बल है। यह आतंकवाद और अपहरण विरोधी अभियानों के खिलाफ एक संघीय काउंटर तैनाती बल है। NSG की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। तो हरियाणा ने उत्तराधिकारी रोगी में स्तन कैंसर की पहचान और निवारण के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिहीन महिलाओं के द्वारा स्तन कैंसर स्क्रीनिंग करना है, जो स्तन कैंसर की समय पर पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सवेरा कार्यक्रम का सफल प्रदर्शन हरियाणा में व्यापक अमल के लिए मार्गदर्शक होगा। सवेरा के साथ ही हरियाणा ने भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना भी की है। इस कार्यक्रम से हरियाणा राज्य की महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार होगा। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैप में हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हरियाणा के लोक नृत्य की बात करें तो लूर और फागुन यहाँ के लोक नृत्य हैं और हरियाणा के लोक नाट्य हैं स्वांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये देख सकते हैं मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत की बात करें तो सोहर, कजरी, होरी, तीज गीत और ढोला गीत यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जेता। उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य हैं नौटंकी, रासलीला। उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो गोंड जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति, थारूभंगी जनजाति, राजी और बोक्सा जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर साइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर अट्टकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है? तो अभी हाल ही में केरल में अट्टकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है। तो ममनी उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। डेजर्ट उत्सव जैसलमेर में मनाया गया। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। चपचारकुट उत्सव मिजोरम में मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। अम्बुबाची महोत्सव असम में और गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्पेन। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्ज़ाम का प्लान प्रस्तावित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।